हम लोग आज क्लास 10 में अध्याय 7.3 है प्रश्नावली 7.3 पढ़ने के लिए हम लोग एक सूत्र सिद्ध करेंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला हम लोग ज्ञात कर चुके हैं और उस पर आधारित प्रश्नावली 7.1 और 7.2 हम लोग बना चुके हैं। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे उस सूत्र का भी प्रयोग इस एक्सरसाइज में होगा और एक नया सूत्र हम लोग यहाँ पर सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हम लोग ले लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए का नियामक हम लिए हैं x1 y1 और त्रिभुज बी का नियामक है x2 y2 और बिंदु बी और बिंदु सी का नियामक है x3 y3। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी के वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 लिए हैं। और वही चीज यहां पर हम लोग सपोज कर लिए हैं कि माना कि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एबीसी है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी चीज का सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें कार्तीय तल की जरूरत होती है, उसको हम लोग को खींचना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्तीय तल बना लेंगे। एक यहां से एक हम लोग कार्तीय तल बना लिए, ये मूल बिंदु हो गया हमारा, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बिंदु B से x अक्ष पर लंब डालेंगे परपेंडिकुलर, फिर A से भी हम लोग ये परपेंडिकुलर डालेंगे और यहां से भी। ठीक है, नाम दे देंगे इसका, जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं P Q R। ठीक है, हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट में, ध्यान रखिएगा आप लोग, हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट में कि यदि ये 1 और 2 है, 1 2 ये 3 है, ये तीसरी लाइन और दूसरी लाइन जहां पे कटती है वहां पर हम लोग को 2 3 कोऑर्डिनेट मिलता है। तो 2 ये जो है वो यहां से यहां तक की दूरी, इसका मतलब कि मूल बिंदु से 2 तक की दूरी, ये दूरी हमको प्राप्त हो जाती है। और ये जो दूरी है वो दूसरा हमारा नियामक होता है जिसको हम लोग ऑर्डिनेट यानी कोटि बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो दूरी होगी y अक्ष के समांतर वो y बराबर हम लोग लिखते हैं, ये जो दूरी होती है वो x बराबर लिखते हैं। इसी आधार पर देखिए यहाँ पर यदि हम लोग b से लंब डाले हैं तो o से p तक की दूरी उसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा यानी कि x2 हो जाएगा। और b से p तक की दूरी ये जो होगी वो y2 के बराबर होगी। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ये y2 है। ठीक है, ये दूरी ये bp। चलिए फिर हम लोग a से इस पे लंब डाले हैं तो मूल बिंदु से q तक की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी इसके x कोऑर्डिनेट यानी x1 के बराबर होगा। और a से q तक की दूरी, a से q तक की दूरी को हम लोग y1 से सूचित कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद c से भी हम लोग लंब डाले हैं x अक्ष पर, तो यहां से और r तक की दूरी क्या होगी। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख देंगे। तो इसका नियामक क्या है x3 y3, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है x3 और ये जो cr बच रहा है ये y3 के बराबर होगा यानी कि हम लोग यहाँ पर y3 लिख सकते हैं। ठीक है, वही काम हम लोग जो अभी हम लोग किए वही काम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि BP परपेंडिकुलर OX, फिर AQ लंब OX और CR लंब OX खींचा। और हम लोग खींचे तभी हम लोग को ये दूरियां प्राप्त हुई, ये लंबाइयां हमको इसी के चलते प्राप्त हुआ। हम लोग को दूरी लिख लेंगे OP बराबर x2, BP बराबर y2, OQ बराबर x1, AQ बराबर y1, O से R तक की दूरी x3 और C से R तक की दूरी हमको मिल गया y3। ठीक है, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे ये ध्यान रखना है। इसमें हम लोग ये जो लंब डाले हुए हैं हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल केवल निकालना है, जबकि बाउंडेशन हम यहां से यहां तक कर चुके हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस चतुर्भुज का और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे।
ये पूरा यहां से यहां तक ये पूरा चतुर्भुज, ये कौन सा चतुर्भुज है? तो ये और ये दोनों अक्ष एक अक्ष पर लंब है, परपेंडिकुलर है, तो ये और ये दोनों लाइन पैरेलल होगा यानी समांतर होगा। तो इस स्थिति में ये तो दोनों समांतर हो गया और ये समांतर नहीं है, तो समलंब चतुर्भुज हम लोग कहेंगे इसको। तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया, ये भी समलंब चतुर्भुज हो गया। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे और इसमें से ये टोटल क्षेत्रफल में से ये BCRP का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हम लोग को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उन दोनों के बीच की दूरी। तो जैसे मान लीजिए ये समलंब चतुर्भुज ले गए, तो समांतर भुजा के बीच की जो लंबवत दूरी है वो हमको PQ मिल रही है। तो सबसे पहले हम लोग PQ लिख लेंगे। तो PQ बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे PQ को? ये दूरी कैसे निकलेगी? तो O से Q तक की दूरी में से OP घटा देंगे तो हम लोग को PQ मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? OQ माइनस OP। और OQ हमको क्या मिल रहा है? x1 है, OP है x2। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे x1 माइनस x2। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे QR बराबर, तो Q से R तक की दूरी कैसे निकालेंगे? O से R तक की दूरी में से OQ घटा देंगे, तो OR माइनस OQ लिखेंगे। OR हमको क्या मिला है? x3 और OQ हमको क्या मिला हुआ है? x1। हम लोग QR की दूरी OR में से OQ इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि OR और OQ की दूरी हमको मालूम है, तो जो दूरी हमको मालूम है उसी दूरी की सहायता से ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग PR भी लिखेंगे और PR, तो PR बराबर क्या होगा? OR में से OP घटा देंगे, तो लिखेंगे यहां पर OR माइनस OP। और OR हमारा जो है वो x3 है और OP जो है वो x2 है, ठीक है। इतना तो हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, समलंब कौन होगा? तो BPQA, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं ABPQ का क्षेत्रफल प्लस हम लोग इस समलंब को लिखेंगे ACRQ, समलंब ACRQ का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि इस पूरा क्षेत्र और इस पूरा क्षेत्र को हम लोग जोड़ दिए हैं, जबकि हमको निकालना है इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उससे अधिक क्षेत्रफल हम लोग यहां पर निकाल चुके हैं। तो जो अधिक क्षेत्रफल निकाले हैं उसको इसमें से घटा देंगे, तो कौन सा निकाले हैं? BCRP। इतना अधिक क्षेत्रफल इसमें हम लोग पहले से जोड़ दिए हैं, तो हम लोग घटा देंगे, तो ये भी हो जाएगा समलंब BCRP का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ध्यान दियो यहां पर हम लोग इसके क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। अब यहां से हम लिख रहे हैं समलंब चतुर्भुज ABPQ का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, तो क्या होता है? 1/2 ABPQ में समांतर भुजा कौन कौन है? BP और AQ। तो हम लोग समांतर भुजाओं का योग लिख देंगे BP प्लस AQ इंटू इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी PQ प्लस 1/2 इस समलंब का ACRQ का, इसमें समांतर भुजा कौन है? AQ और CR। हम लोग लिख देंगे AQ प्लस CR और इन दोनों के बीच की दूरी हमको मिलेगा QR। फिर माइनस है 1/2 इसका BCRP, इसमें समांतर भुजा कौन कौन है? BP और CR। तो हम लोग लिख देंगे BP प्लस CR इंटू में इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि PR। हम लोग सारा मान रख लेंगे अब इसमें, तो चलिए देखते हैं 1/2 BP हमारा देख लीजिए, हम लोग लिखे हुए हैं यहां पर BP बराबर, फिगर में भी है BP बराबर y2 प्लस AQ हमको मिला है y1 और इंटू में PQ हम लोग निकाले हुए हैं, PQ है हमारा x1 माइनस x2। फिर हम लोग लिखेंगे प्लस 1/2 AQ हमको दिया गया है y1 प्लस CR हमको दिया है y3 और QR हम लोग निकाले हुए हैं यहां पर x3 माइनस x1
ठीक है। फिर माइनस में हम लोग लिखेंगे 1/2। यहां पर हमको क्या मिला है, बीपी प्लस सी आर, तो बीपी हमको मिला है y2 प्लस सी आर हमको मिला है y3, और इंटू में जो हम लोग लिखे हैं पी आर हमको मिला है x3 माइनस x2। ठीक है, इसी को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, लेके चलते हैं। यहां पर सबसे पहले देखिए कि सब में 1/2 कॉमन है, पहले हम कॉमन कर लेते हैं। 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, चलिए तो क्या मिला हमको, y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2, फिर प्लस हमको मिला y1 प्लस y3, और इंटू में हमको मिल गया x3 माइनस x1, फिर माइनस में ये माइनस वाला हम लोग लिखेंगे y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 इंटू में हमको मिला x3 माइनस x2। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले हम लोग सीरियली लिखेंगे, पहले x को लिखेंगे उसके बाद y को लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1, ये तो हो गया इन दोनों का। अब इसका करेंगे, y1 x3 है तो x3 y1 लिखेंगे पहले, फिर इसमें करेंगे माइनस x1 y1, फिर उसके बाद इसमें करेंगे प्लस x3 y3, और फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस x1 y3, फिर इसमें करेंगे तो इसके बाहर माइनस है, कोष्टक में करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे x3 y2 माइनस x2 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y3, ये हमको इसका गुणनफल प्राप्त होगा। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें कोई हम लोग देख लेंगे कि ये x1 y1 प्लस में है और ये माइनस में है, घट के 0 हो जाएगा। अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा। चलिए x1 y2 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3, ये वाला लिखे हैं, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस x3 y2 प्लस x2 y2, फिर ये माइनस हो जाएगा x3 y3, और फिर ये प्लस हो जाएगा x2 y3। इतना हमको मिल गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर x2 y2 माइनस में है और ये प्लस में है, खत्म हो जाएगा। x3 y3 यहाँ पर प्लस में है और x3 y3 यहाँ पर माइनस में है, ये भी हम लोग हटा देंगे, जो बचेगा उसी को लिखेंगे। तो उसमें अब देखिए किसको लिखेंगे, पहले x1 y2 है तो एक और x1 वाला होगा, उसको भी इसके साथ लिखेंगे हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पर है माइनस x1 y3, फिर प्लस, अब x2 वाला को लिखेंगे तो x2 में हम लोग को पहले प्लस वाला लिखेंगे x2 y3 माइनस x2 y1, फिर x3 वाला लिखेंगे x3 y1, और फिर हम यहां मिला है x3 y2, ये हम लोग सारा लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग को यहां दोनों में कॉमन मिलेगा x1, तो क्या प्राप्त हो जाएगा y2 माइनस y3, इन दोनों में हमको कॉमन मिलेगा x2, हमको क्या मिल जाएगा y3 माइनस y1, और इन दोनों में हमको कॉमन मिलेगा x3 y1 माइनस y2। यही जो है वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्ग इकाई लिख देंगे, ये वर्ग इकाई होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसमें त्रिभुज का यदि किसी भी त्रिभुज का यदि हम लोग को शीर्ष यानी वर्टेक्स दिया गया हो तो उसके नियामक की सहायता से हम लोग इसमें मान रख लेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का सबका मान रख करके हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज और याद रखना है कि जब हम लोग क्षेत्रफल कभी कभी ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल हमको निगेटिव मिलेगा,
लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का क्षेत्रफल निगेटिव नहीं मिलता है, तो यदि निगेटिव हमको प्राप्त होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे, या हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ऐसे मापांक में हम लोग निरपेक्ष मान का चिन्ह दे देते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ऐसा भी हम लोग लिख देंगे। इस चिन्ह का मतलब ये होता है, ये दोनों जो चिन्ह लगाए हैं इसका मतलब ये होता है कि यदि इसमें निगेटिव भी आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव होगा ही, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होता है, लेकिन जब निगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव कर देता है, इसलिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, और यदि ऋणात्मक मिलेगा तो उसके नीचे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, उसको हम लोग पॉजिटिव में करके लिख लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अभी ज्ञात किए हैं उस पर एक हम लोग उदाहरण भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हम लोग लिए हैं, 1 -1 -4 6 -3 -5। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे वही सूत्र जो अभी हम लोग लिखे हुए हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, इसी सूत्र में हम लोग वो मान रखेंगे। तो अब देखिए यहां पर ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3। ठीक है, तो x1 क्या है मेरा 1, तो हम 1 रखेंगे यहां पर x1 y1, ये x2 y2, y2 मेरा क्या है 6 और y3 है -5, यहां पर रखेंगे, तो y2 के जगह पर 6 रखेंगे और y3 की जगह पर जब -5 रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, प्लस x2 क्या है मेरा -4, और फिर यहाँ पर क्या है y3 माइनस y1, तो y3 मेरा है -5 और y1 है -1, तो y3 की जगह -5 रखेंगे और y1 की जगह जब हम लोग -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर x3 हम लोग लिखेंगे -3 और y1 हम लोग क्या लिखेंगे -1 और माइनस y2 क्या है 6 है, तो 6 लिख लेंगे यहाँ पर। वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट लास्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर हमको मिलेगा 6 और 5 11 से 1 से गुना करेंगे तो 11 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू हो जाएगा आपका ये -4 प्लस माइनस -3 इंटू -7 होगा। हम लोग स्क्वायर यूनिट लास्ट में भी लिख लेंगे 1/2 11 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 और माइनस इंटू माइनस प्लस 21। ठीक है, हमको क्या मिल गया देखिए यहां पर लिख देते हैं, पहले जोड़ लेंगे इसको 1 6 7 और 1 8 2 3 4 यानी 48 और 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 24 बार में हमको हो जाएगा 24 वर्ग इकाई, हमको यही आंसर मिलेगा। और आप लोग देख रहे हैं बहुत आसान होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात किए सूत्र, उस पर कुछ नोट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला नोट हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यदि कोई 3 बिंदुएं एक ही रेखा पर, यानी उसे हम लोग संरेखी बोलते हैं, जिसे कोलिनियर भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है, इस पर 1 बिंदु 2 बिंदु और 3 बिंदु यदि दिया गया हो, यही बोल रहा हो कि यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 बिंदु यदि एक ही रेखा पर होगा तो यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, और उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण भी देख लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो रहा है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का जो शीर्ष हम लोग लिए हैं 3 बिंदु, कैसे पता चलेगा कि ये एक ही रेखा पर है? तो आप लोग कोई भी बिंदु ले सकते हैं। कैसे लीजिएगा बिंदु? जैसे मान लीजिए कि ए का नियामक आप 1 2 ले लिए, बी का नियामक आप 3 2 ले लिए हैं, तो इन दोनों को जोड़ के बीच के मध्य बिंदु का भी हम लोग सूत्र ले लेंगे तो तीसरा बिंदु हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 1 + 3 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 और 2 4 होगा, बाई 2 कर लेंगे यानी कि वो भी 2, यानी कि बीच में हम लोग 2 2 भी लेंगे तो इसी रेखा पर प्राप्त होगा। या हम लोग आलेख खींचते हैं, उस आलेख की सहायता से भी हम लोग 3 बिंदु आसानी से ले सकते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित है, और वैसे बिंदुओं को लेकर के हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल 0 दिखा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 3 बिंदु हम लोग लिए हुए हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फिर वही सूत्र का प्रयोग करेंगे x1 * y2 - y3 प्लस
x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये वर्ग इकाई में होगा 1/2। देखिए ध्यान से सबसे पहले कि ये तीन बिंदु देखिए लिख रहे हैं यहां पर 2 3 4 0 और आपका है 6 माइनस 3। तो ये आपका बिंदु होगा x1, ये y1, दूसरा बिंदु x2 y2 होता है, तीसरा बिंदु x3 y3 होता है और इसी को देख करके हम लोग इसमें मान रख लेंगे। तो x1 मेरा क्या है 2, y2 यहां है y2 माइनस y3 0 माइनस 3, तो 0 रखेंगे और माइनस जब यहां रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस x2 मेरा है 4, y3 है मेरा माइनस 3 और y1 है 3, तो माइनस 3 कर लेंगे, प्लस x3 है हमारा 6 और y1 माइनस y2, y1 है 3 और y2 है 0, तो 3 माइनस 0 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग क्या मिल रहा है 1/2 इंटू, यहां पर देखिए 0 में 3 जोड़ेंगे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए -3 माइनस 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 होगा। ठीक है, फिर यहां पर देखिए 6 से 3 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो प्लस में 18 लिखेंगे। वर्ग इकाई हम लोग यहां पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या मिला 18 और 6 24 हो गया और -24 वर्ग इकाई, तो हम लोग को क्या यहां पर प्राप्त हो गया 1/2 इंटू 0 वर्ग इकाई बराबर हमको क्या मिल गया 0 वर्ग इकाई। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य मिल गया। इसका मतलब कि जो तीन बिंदु हम लोग लिए थे वो एक रैखिक है, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है, और हम लोग जानते हैं कि एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य मिलता है। इसी का विलोम है आपका दूसरा पॉइंट ये कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो बिंदुएं संरेखीय होगी। यानी कि यदि मान लीजिए कहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है कि इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो, तो उन बिंदुओं में कौन सा संबंध होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वे बिंदुएं संरेखीय है या एक रैखिक है, लिनियर है, ये हम लोग कह सकते हैं। और उस स्थिति में भी हम लोग इसी पर हम लोग को क्वेश्चन भी बनाना है एक्सरसाइज में, जहां हम लोग को k का मान ज्ञात करना होगा या कोई छुटा हुआ मान हम लोग को ज्ञात करना होगा इसी सूत्र से। ठीक है, इस क्लास में हम लोग देखे हैं 7.3 के लिए जो सूत्र की जरूरत थी वो सूत्र हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।